हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वास और गैसों का आदान प्रदान। यानी हम किस तरह से सांस लेते हैं, सांस किस तरह से लेते हैं, रिस्पायरेशन की प्रक्रिया किस तरह से होती है हमारे बॉडी के अंदर, उसको पढ़ेंगे। और जब रिस्पायरेशन होती है, जब सांस लेते हैं, तो उसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का एक्सचेंजिंग होता है। वो किस तरह से होता है, कौन सी गैस एंटर करती है, कौन सी गैस बाहर निकलती है, इसको पढ़ेंगे आज के चैप्टर में। तो हमारे साथ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। कि तो पहला आपका क्या है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग को रिस्पायरेशन भी बोलते हैं, यानी श्वसन। हम श्वसन किस तरह से करते हैं, सांस किस तरह से लेते हैं। तो अभी तक नॉर्मल का हम लोग यही जानते थे कि ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन को इन करना, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, वो क्या होता है? हमारा रिस्पायरेशन होता है, यानी ब्रीदिंग होती है। ये तो सभी जानते हैं, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालना। लेकिन ऑक्सीजन को तो ठीक है ले रहा है, इस वायु में बहुत सारे गैस प्रेजेंट हैं। जैसे क्या हो गया आपका? ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारे गैस प्रेजेंट हैं। तो क्या उसमें से हम सिर्फ ऑक्सीजन को ही इंटर करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सिर्फ इस वायु में इतने सारे गैस हैं और सिर्फ हम ऑक्सीजन को ही ग्रहण करें। तो यानी हवा में जितने भी गैस हैं सबको हम इंटर करते हैं। इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि ऑक्सीजन को इन करते हैं, हम बोलेंगे एयर, यानी हवा को इन करते हैं और उसी हवा को बाहर निकालते हैं। उस हवा के साथ जो भी गैस है, उस हवा में जो भी गैस है, उसको हम एंटर करते, फिर उसको मतलब शरीर से फिर बाहर निकालते हैं रिस्पायरेशन के थ्रू। उसी को क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। यानी एयर इन एंड एयर आउट, हवा का बाहर निकलना और अंदर जाना, ही क्या कहलाता है? रिस्पायरेशन, श्वसन कहलाता है। अब देखिए, जब भी हम रिस्पायरेशन करते हैं, यानी श्वसन यानी ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे चेस्ट में कुछ मूवमेंट होती है। अपने चेस्ट पे हैंड रखेंगे और हम सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे, देखेंगे कुछ मूवमेंट हो रही है। यानी हमारा जो चेस्ट है अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है और नीचे की तरफ उठ रहा है। तो जो भी क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रोसेस है, किस तरह से हो रहा है, यानी ये जितने भी प्रोसेस हो रही है, हवा किस तरह से ले रहे हैं, फिर अंदर ले रहे हैं, फिर बाहर छोड़ रहे हैं, और हमारे चेस्ट का मूवमेंट होना, ये सब क्या होता है कि रिस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू होता है। यानी श्वसन तंत्र के द्वारा हमारे मतलब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। और सांस के जो लेते हैं, जो हवा लेते हैं, उस हवा में जो गैस होती है उसको कैसे उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, वो सारी प्रोसेस क्या कहलाते हैं? रिस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी श्वसन अंग, श्वसन अंग कहलाता है। ठीक है, अब श्वसन कैसे लेते हैं हम लोग? हमने बताया ना आपको, एयर क्या करते हैं, हवा को क्या करते हैं, हम हवा को नोज के थ्रू क्या करते हैं? अंदर करते हैं। एयर को क्या करते हैं? नोज के थ्रू। यहाँ पे हमने दिखा हुआ है, जैसे ये नजल कैविटी है, यहाँ पे नाक है आपका, इस नाक के थ्रू क्या करते हैं? हवा को एंटर करते हैं। और ये हवा से होते हुए कहाँ जाता है? नाक से होते हुए कहाँ जाएगा? हमारा ट्रैकिया में जाता है। ये हमारा ट्रैकिया है। ठीक है, इस ट्रैकिया में जाएगा हवा, फिर इस ट्रैकिया से होते हुए दोनों साइड में क्या हो जाएगा? मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसको विंड पाइप, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकिया से होते हुए हमारे लंग्स में जाएंगे, और लंग्स में जब जाएंगे तो सारे गैस, हवा में तो सारे गैस प्रेजेंट होते हैं, तो जब लंग्स में जाएंगे तो लंग्स में क्या होता है? हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड होते हैं। तो ब्लड क्या करेंगे? उस हवा से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ले लेंगे, उसमें से ऑक्सीजन को ले लेंगे, अब बाकी फिर जो हवा है उसमें जो भी गैस प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन वो ले लेते हैं, फिर ब्लड क्या करता है? उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड में, और उसी हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या करता है? ब्लड ऑक्सीजन को ले लेता है, बाकी हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, सबके पास टिश्यू है, उसके पास पहुंचा देता है। और फिर उसके बाद से उसमें प्रोसेस होती है, किस तरह से उसमें ग्लूकोज से ऑक्सीजन को ग्लूकोज में तोड़ देना, फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, एनर्जी मिलता है, जिससे हमारी बॉडी काम करती है। तो ये सारी प्रक्रिया किस में होती है? हमारी लंग्स में होती है। तो बारी बारी से हम सबको डिफाइन करेंगे। क्या नोज का में नजल कैविटी जो होती है, नोज के थ्रू जो भी प्रोसेस होता है इसको नजल कैविटी बोलते हैं, नजल कैविटी में जाती है, फिर उसके बाद ट्रैकिया में जाती है, उसके बाद से हमारे लंग्स में जाते हैं। ये सब प्रोसेस किस तरह से होती है इसको हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं जो रिस्पायरेशन है, जो श्वसन है, जो सांस लेने की प्रक्रिया है, वो दो टाइप से कंप्लीट होती है। फर्स्ट होता है आपका एरोबिक, सेकेंड होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आक्सीय श्वसन, और एनएरोबिक रिस्पायरेशन को क्या बोलते हैं? अनाक्सीय श्वसन, अनाक्सीय श्वसन। इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाते चल रहे हैं, ताकि हिंदी वाले मीडियम के बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ये रिस्पायरेशन की प्रक्रिया कितने प्रोसेस में कंप्लीट होती है? दो टाइप की होती है। पहला एरोबिक,
एरोबिक रेस्पिरेशन, और सेकेंड आपका कौन सा होता है, एनएरोबिक। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आपसी श्वसन। आपसी श्वसन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ठीक है, श्वसन जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, ऑक्सीजन के थ्रू ही हमारा श्वसन प्रक्रिया कंप्लीट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसलिए इसको देखो हिंदी में भी लिखा है ऑक्सी श्वसन। हिंदी में ऑक्सी, ऑक्सी का मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस हो। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस हो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सी श्वसन। तो यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है। और वो ऑक्सीजन क्या करता है, जब ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स के पास, टिश्यू के पास पहुंचते हैं तो फिर हमारे सेल्स क्या होते हैं, ग्लूकोज होती है। ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्लूकोज में मिल जाते हैं और ग्लूकोज को तोड़ देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ने के बाद क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, और फिर क्या मिलता है, एटीपी मिलता है, जिससे एनर्जी मिलती है, जो हमारा बॉडी पूरी तरह से काम करता है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को मिलता है, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो लंग्स में भेज देता है, फिर लंग्स के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। लंग्स के थ्रू ट्रैकिया में जाता है और फिर ट्रैकिया के थ्रू, नोज के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशंस में होता है। इसमें क्या होता है, O2 प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर तोड़ देता है और फिर क्या बन जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ATP, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज, जिससे एनर्जी बनती है, हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है। तो ये प्रक्रिया होती है आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में। और जब ये प्रोसेस होती है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एनर्जी का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब हम देख रहे हैं जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी जो अनाक्षी श्वसन है, उसमें क्या होती है, इसमें श्वसन के दौरान क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होता है। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होता है। अब जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंस होगा तो जब जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स में ग्लूकोज होती है, तो ग्लूकोज टूटेगा कैसे, आखिर ऑक्सीजन ही तो ग्लूकोज को तोड़ रहा है। कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कुछ एंजाइम्स होती है वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ती है, कैटलिस्ट करते हैं, तोड़ती है, और फिर उससे क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, इथेनॉल बनता है और लैक्टिक एसिड। ये 3 एसिड बनते हैं, पायरुविक एसिड, इथेनॉल। इसमें क्या होता है, O2 नॉट प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा तो जो ग्लूकोज होता है ये क्या करेगा, एंजाइम्स के थ्रू क्या होगा, टूट जाएगा। एंजाइम्स के थ्रू इसको ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा और फिर क्या बनेगा, पायरुविक एसिड, इथेनॉल। ठीक है, पायरुविक एसिड, इथेनॉल, और क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, ये बनेगा, जिसमें क्या होता है, इसी के थ्रू ये जो इथेनॉल है, इसी के थ्रू ये जो शराब बनता है, इसी प्रोसेस से शराब भी बनता है, अल्कोहल जो होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस से बनता है। अब जब इसमें पायरुविक एसिड, इथेनॉल्स और लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो जब ये बन रहा है तो इसमें एनर्जी का तो प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसमें बहुत मतलब होता है एनर्जी का प्रोडक्शन, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इसमें। ठीक है, इसमें एनर्जी का, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी बहुत ही अधिक मात्रा में रिलीज होती है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होती है। तो यानी एरोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर देखने को मिलता है, एग्जांपल्स देखेंगे तो हम जो ह्यूमंस लोग हैं, हम लोग के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी आपसी श्वसन की प्रक्रिया हम लोगों के अंदर होती है। जो जीव जंतु होते हैं उसमें भी क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशंस होते हैं। बर्ड्स यानी जो पक्षियाँ होती हैं उसमें भी एरोबिक रेस्पिरेशंस होते हैं। जो प्लांट्स में भी क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशंस होते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल्स देख लीजिए, लिख दे रहा हूँ। प्लांट्स हो गया आपका,
एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, ETC और भी बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होती है, किसमें होता है? बैक्टीरिया और फंजाई, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन बैक्टीरिया जो होती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, बहुत सारे खानों में भी प्रेजेंट होती है, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंस होता है। विदाउट ऑक्सीजन के लोग क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन, इसीलिए इसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया और फंजाई, ये क्या करते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। इस प्रकार से दो टाइप का रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे, अब ये जो सांस ब्रीदिंग होती है, जो सांस होती है, एक तो क्या होता है? हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग प्रक्रिया के तहत रिस्पायरेशन करते हैं। अब ये जो सांस ले लिया हम लोग अंदर गया, तो अब सेलुलर रिस्पायरेशन होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो भी तो रिस्पायरेशन कर रहे हैं, वो भी तो सांस लेने की प्रक्रिया का काम कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ब्रीदिंग होती है वो मतलब किस तरह से होती है। ब्रीदिंग जो नॉर्मल हम लोग ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं वो, और कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो पहला देखेंगे ब्रीदिंग, दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे। ब्रीदिंग मतलब श्वसन, और सेलुलर रिस्पायरेशन देखेंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन मतलब कोशिकीय श्वसन। ठीक है, यानी श्वसन जो नॉर्मल हम लोग लेते हैं फिर बॉडी के अंदर जाते हैं, तो कोशिका के द्वारा श्वसन किस तरह से, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं, ये फिजिकल प्रोसेस है, जो ब्रीदिंग करते हैं हम लोग, ये ले रहे हैं, ये क्या है? फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकली तरह से हो रहा है, हम लोग सांस ले रहे हैं, तो ये कहते हैं ब्रीदिंग है, नॉर्मल रिस्पायरेशन है। उसके बाद हम जब सांस ले बॉडी के अंदर गया, उसके बाद हमारी सेल्स जो होती है, सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, वो किस तरह से होता है? वो केमिकल रिस्पायरेशन होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, यानी केमिकल्स के थ्रू होता है, ठीक है। ब्रीदिंग में क्या हुआ? ऑक्सीजन लिए, CO2 बाहर कर दिए। लेकिन जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है उसमें क्या होता है कि अब जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गया तो वो क्या सेल्स के पास जाएगा, तो ऑक्सीजन को क्या करेगा? हमने बताया था अभी पिछले में, अभी स्टार्टिंग में पहले बताया था कि जो ऑक्सीजन क्या कहते हैं? ग्लूकोज को तोड़ता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP बनता है। तो ये क्या करें? एक तरह से केमिकली प्रोसेस हो रहा है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन इस तरह से होता है। उसके बाद से जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, रिस्पायरेशन जब नॉर्मल होता है तो उसमें क्या होता है? एनर्जी की रिलीज नहीं होती, एनर्जी नहीं। अब हम लोग सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो इसमें कौन सा एनर्जी की हमें नीड है? इसमें तो कोई एनर्जी की नीड ही नहीं है। लेकिन जब सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, जब कोशिकीय श्वसन होता है, तो उसमें क्या होती है? एनर्जी, इसमें एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है, एनर्जी बनती है। हमने बताया ना ATP का प्रोडक्शन होता है, जब ग्लूकोज से ऑक्सीजन तोड़ता है ग्लूकोज में, तो क्या करता है? ATP का निर्माण होता है। यानी इसमें क्या होता है? एनर्जी की रिलीज होती है, एनर्जी बनती है, ठीक है। अब देखिए जो ब्रीदिंग है, हर एक जितने भी एनिमल्स हैं सब में ये जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है अलग अलग प्रकार की होगी, कि जितने भी एनिमल्स हैं, अभी हम बताएंगे कौन कौन से एनिमल्स किस तरह से श्वसन प्रक्रिया करते हैं, तो सब में अलग अलग तरह से होती है। लेकिन जो सेलुलर रिस्पायरेशन है, जो कोशिकीय श्वसन होते हैं, वो हर एक एनिमल में सेम होती है, एक ही जैसे सेलुलर रिस्पायरेशन हर एक एनिमल्स में होती है। तो ये आपको अगर ब्रीदिंग और सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी रिस्पायरेशन, श्वसन और कोशिकीय श्वसन, इन दोनों के बीच डिफरेंस समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स में किस तरह की रिस्पायरेशन होती है, रिस्पायरेशन की प्रक्रिया क्या होती है। जितने भी एनिमल्स हैं डिफरेंट टाइप के, सबके अंदर अलग अलग की प्रक्रिया होती है। जैसे आपका हो गया फिश, मछली के अंदर श्वसन प्रक्रिया किस तरह से होती है, तो मछली में क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ठीक है। फिश क्या करती हैं? फिश के अंदर श्वसन की प्रक्रिया किसके थ्रू होती है? गिल्स के थ्रू। मछली के अंदर गिल्स होता है, जिसके थ्रू क्या कहते हैं? सांस लेती हैं। उसके बाद आपका आ गया कैटरपिलर्स होती हैं, जो छोटी सी कीड़ा होती है, आपने देखा होगा लकड़ी वगैरह पे ज़्यादातर होती हैं। उसको कैटरपिलर जो होता है वो किस तरह से सांस लेती हैं? उनके बॉडी पे मतलब स्पाइरकल होते हैं, जो उसके थ्रू क्या करते हैं? स्पाइरकल के थ्रू क्या करते हैं? वो श्वसन प्रक्रिया करते हैं, सांस लेते हैं। उसके बाद से आपका आ गया स्पाइडर को क्या बोलते हैं? जो मकड़ी, हम लोग अपने घर में मकड़ी देखते हैं, मकड़ी के अंदर किस तरह से होती है श्वसन प्रक्रिया? तो मकड़ी के अंदर बुकलंग प्रेजेंट होती है, वो अपने बुकलंग के थ्रू क्या करती हैं? श्वसन प्रक्रिया करती है, रिस्पायरेशन की प्रोसेस करती हैं, ठीक है। कैटरपिलर में किसके थ्रू होती हैं? स्पाइरकल्स के थ्रू, स्पाइरकल, ठीक है। अब आपका आ गया मकड़ी यानी स्पाइडर,
इसमें क्या प्रेजेंट होता है, बुकलंग। ये बुकलंग के थ्रू क्या करता है, श्वसन की प्रक्रिया करता है। स्पाइडर क्या करता है, मकड़ी बुकलंग के थ्रू क्या करता है, अपना श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट करता है। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग जो चिकन यानी जो मुर्गी होती है, मुर्गी या फिर मुर्गा जो भी समझ लो, इन लोगों के अंदर श्वसन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो इन लोगों के अंदर जैसे हम लोग लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, सांस लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, वैसे जो चिकन्स होती हैं उन लोगों के अंदर भी लंग्स के थ्रू होता है। लेकिन उन लोगों के लंग्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, सैक, एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन लोगों के लंग्स में एयर सैक प्रेजेंट होते हैं और वो लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, सांस लेते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पॉन्ज। स्पॉन्ज जो होती है, स्पॉन्ज देखे होंगे आप लोग, स्पॉन्ज होती है, स्पॉन्ज के अंदर किस तरह से श्वसन की प्रक्रिया होती है। स्पॉन्ज का जो होता है उसकी बॉडी होती है, स्पॉन्ज की जो बॉडी होती है, बॉडी का जो सरफेस होता है उसके थ्रू क्या करती हैं, वो सांस श्वसन की प्रक्रिया करती है, यानी सिंपल डिफ्यूजन। इसमें बहुत ही नॉर्मल तरह से सिंपल डिफ्यूजन होता है उनके बॉडी सरफेस पे, और उसके थ्रू क्या करती हैं, वो सांस लेती हैं। ठीक है, तो इस तरह से सारे एनिमल्स देखे ना, जितने भी एनिमल्स हैं सबके अंदर रिस्पायरेशन की प्रक्रिया अलग अलग हो रही है। लेकिन इनके बॉडी के जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन होगा, उसमें जो प्रक्रिया होगी वो सबके अंदर एक ही जैसी होगी, किसी की अलग नहीं, सबकी सेलुलर रिस्पायरेशन सेम होगी, सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेशन अलग होता है। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम देखेंगे कि जो हम जितना बताए थे कि जो सांस लेते हैं किस तरह से बॉडी के अंदर जाता है, उसमें गैस का आदान प्रदान होता है, तो सब किसके थ्रू होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है, यानी श्वसन तंत्र के होता है, श्वसन तंत्र के थ्रू होता है। तो अब ये देखेंगे कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप के होते हैं। जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो श्वसन तंत्र को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। रिस्पायरेटरी सिस्टम को कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कौन सा होता है, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी ऊपरी श्वसन तंत्र, और सेकेंड कौन सा होता है आपका, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, या फिर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यानी हिंदी में बोलेंगे तो निचली श्वसन तंत्र, ऊपर का और नीचे का, दो टाइप का, दो पार्ट में डिवाइड किया गया श्वसन तंत्र को, ऊपर की तरफ का और नीचे की तरफ का। जैसे आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, हाँ ये आपका हो गया नजल कैविटी, ये हो गया। फिर ओरल कैविटी होता है, जैसे माउथ से भोजन करते हैं, फिर ऊपर से वो लेते हैं। तो पहला हो गया आपका नजल कैविटी, यानी नाक के छेद, नाक के छेद जो होता है उसके थ्रू जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है वो कौन से में आती है, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद ग्रसनी, यानी ग्रसनी मतलब ग्रास नली, यानी जो फूड हम खाते हैं, हमने पिछले वाले वीडियो में बनाया था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हमने बताया था फेरिंग्स क्या होते हैं। तो जो फेरिंग्स होता है आपका, जिसमें फूड को लेते हैं, फूड को खाते हैं, उसमें भी फूड का पास होता है, एयर्स का पास होता है, पानी के पास किया जाता है। तो जो फेरिंग्स होते हैं यानी ग्रास नली होते, ग्रसनी होते हैं। उसके बाद से लैरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स में आता है फूड, लैरिंग्स इसको बोलते हैं कंठ नली बोलते हैं। तो ये जो तीनों आपका है उस किस में आता है, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में। ठीक है, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है आपका, नजल कैविटी, फेरिंग्स, सब हिंदी में भी लिखते चल रहे हैं। ठीक है, नजल कैविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाक का छेद, या फिर नाक का छिद्र भी बोल सकते हैं, हम हिंदी शुद्ध भाषा में लिख दे रहे हैं, नाक का छेद। फेरिंग्स में क्या होता है आपका, ग्रास नली, ग्रास नली। उसके बाद आपका क्या है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, जिसको बोलते हैं कंठ नली, लैरिंग्स, कंठ नली इसको बोलते हैं। तो ये तीनों क्या हो गया आपका, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद देखेंगे जो लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जो निचला श्वसन तंत्र है, उसमें कौन कौन से आएंगे, उसके में कौन कौन से आएंगे, तो आपका ट्रैकिया आएगा, जो फूड जो क्या करेगा, हवा को पास करने की, जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं, जो हवा को क्या करता है, पास कराता है, लंग तक ले जाने का काम करता है। तो फेरी आपका ट्रैकिया आएगा। उसके बाद ब्रोंकाई आएगा, ब्रोंकाई क्या होता है उसको अभी हम समझेंगे, ब्रोंकाई आएगा, ब्रोंक्यूल्स आएगा, और क्या आएगा आपका, डायफ्राम आएगा। ये ट्रैकिया हो गया आपका, ये ब्रोंकाई हो गया आपका, और ये आपका डायफ्राम। ये तीनों किस में आएंगे, आपके लोअर सिस्टम में, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आएंगे। कौन कौन से आएंगे आपके, ट्रैकिया, जिसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, यानी हवा का मार्ग, ट्रैकिया हो गया, इसको हिंदी में भी ट्रैकिया ही बोलेंगे।
उसके बाद आपका हो गया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई हो गया, और फिर क्या हो गया आपका डायफ्राम। ये तीनों आपका किस में आएगा, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे। ब्रोंकाई होगा, ब्रोंक्यूल्स भी होता है, ब्रोंक्यूल्स। ये सब हम लाइन बाय लाइन अभी समझते चलेंगे। तो आपका कौन कौन सा था, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर में नजल कैविटी आ गया, फेरिंग्स आ गया, और आपका कंठनली यानी लैरिंग्स आ गया। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या गया, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और आपका डायफ्राम। ये तीनों चारों किस में आएगा, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब देखिए, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी हमारे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम्स होती है, जब सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगता है, तो हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। ठीक है, तो जब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर टेस्ट करने को बोलता है, तो क्या क्या कभी कभी वो लिखेगा URTI। ये सब नॉर्मल लैंग्वेज सब आपको समझाना चाहिए, तो URTI लिखता है या फिर LRTI लिखता है। तो ये क्या है, URTI क्या होता है, LRTI क्या होता है। URTI का मतलब क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि जो अपर का पार्ट है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि जो अपर वाला पार्ट है, जो ऊपरी श्वास की नली है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स है, उसी का क्या करना है, टेस्ट करना है। उसमें कोई इन्फेक्शन है, उसको टेस्ट करना है। और LRTI का मतलब क्या होता है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी जो लोअर पार्ट में है, यानी आपके जो ट्रैकिया में या फिर ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में और या फिर डायफ्राम में, अगर इसमें कोई इन्फेक्शन होती है तो डॉक्टर क्या लिखेगा, LRTI। और यदि हमारे नजल कैविटी में, फेरिंग्स में, लैरिंग्स में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर क्या लिखते हैं, URTI। URTI का मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और LRTI का मतलब क्या होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी अपर में कुछ होगा तो ये लिखेगा, लोअर में लोअर पार्ट में कुछ इन्फेक्शन होगा तो जांच करने के लिए LRTI लिखेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट में, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्लियर है, ओके। फिर तब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे हम कि जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आपको बताए थे नजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स, इसको हम पढ़ेंगे। फेरिंग्स क्या होते हैं, नजल कैविटी क्या होते हैं, फेरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, इसको हम देखते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसके अंतर्गत जितने भी ट्रैक्ट आते हैं उसको कवर करेंगे, जिसमें क्या क्या था, नजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स। ये तीनों टॉपिक हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले देखेंगे कि नजल कैविटी क्या होती है। यहाँ आपको इमेज में दिखाया गया है, ये नजल कैविटी देखिए, ये इसी को नजल कैविटी बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है ना, सांस, मतलब सांस लेते हैं हम लोग, नजल कैविटी के थ्रू क्या होता है, सांस लेते हैं। तो देखिए पहले नजल कैविटी में क्या होता है कि नोज, नजल कैविटी का सांस लेने की प्रक्रिया क्या है, ये नोज के थ्रू ही तो हम सांस लेते हैं। ये नाक है, नाक के अंदर की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलते हैं, नजल कैविटी। तो नोज क्या है हमारा, पेयर ऑफ द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, यानी क्या है, पेयर्स में होता है हमारा, 2 छिद्र है, दोनों पेयर्स में होते हैं, और इसी के थ्रू क्या करते हैं हम, छिद्र के थ्रू क्या करते हैं, सांस लेते हैं, हवा को, मतलब हवा को इन करते हैं, हमारे अपने बॉडी के अंदर इन करते हैं। तो क्या करते हैं, इन करते हैं, उसके बाद से क्या करता है, हवा का सबसे पैसेज वे है, यानी पैसेज वे ऑफ एयर, हवा को क्या करता है, ये पास कराने का काम करता है नोज। और ये किसके थ्रू होता है, नजल कैविटी के थ्रू होता है। यानी नजल कैविटी में एयर को इन किया जाता है और एयर को क्या कहता है, आउट किया जाता है। अब देखिए जो नजल कैविटी में इसका और क्या काम होता है, ये हवा को क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। देखिएगा हमारे नाक जो होता है, नाक के अंदर बहुत छोटे छोटे मतलब सिलिया टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हेयर्स भी बोलते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, सिलिया होते हैं, यानी हेयर्स भी समझ सकते हो। तो वो क्या काम करते हैं, वो फिल्टर करने का काम करते हैं। यानी हवा में बहुत ही छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं, जो हमारे नाक के अंदर जाएंगे, हमारे लंग्स में जाएंगे तो बहुत ही नुकसान कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो नाक के ये जो सिलिया प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, हवा को फिल्टर कर देते हैं। क्या करेंगे, अपने नाक में के जो सिलिया है उसमें मिट्टी के कण को क्या करेंगे, चिपका लेंगे, और बाकी जो हवा शुद्ध हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, अंदर की तरफ फिर पहुँचा देते हैं। उसके बाद से इसका काम तो ये हो गया। अब उसके बाद से और अंदर जाएंगे, फिल्टर तो हो गया, फिर वो क्या करता है, वार्म्स करता है,
यानी हवा को क्या करेगा, वार्म करेगा, यानी मॉइस्चर्स देगा। मतलब जैसे नाक के अंदर जाएंगे तो पानी पानी टाइप का, थोड़ा स्ट्रक्चर पानी पानी टाइप का लगता है, चिपचिपा टाइप का होता है। वो क्या करता है, अब कुछ ऐसे भी कण हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटे कण होते हैं, जो हमारे क्या होता है सिलिया में, यानी हेयर्स में, नाक के हेयर्स में फिल्टर नहीं हो पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो मॉइस्चर्स है वो क्या करते हैं, उसको मॉइस्चर करता है, हवा को मॉइस्चर करके उसको अपने अंदर, मतलब उसके मॉइस्चर को खींच लेता है, और जो शुद्ध हवा होती है उसको क्या करता है, बॉडी के अंदर एंटर करा देता है, हमारे ट्रैकिया में भेज देता है। तो क्या काम है नजल कैविटी का, इसमें हवा को इन और आउट करने का काम करता है, हवा को फिल्टर करता है, उसको वार्म यानी गर्म रखता है, और मॉइस्चर, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। ये हमारे नजल कैविटी में होता है। अब चलिए थोड़ा और देखते हैं, ये जो हमारा नजल कैविटी है, इस नजल कैविटी में यहाँ पे एक नजल बोन्स यानी फ्रंटल साइनस बोलते हैं, यहाँ पे नजल बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या होते हैं, नजल बोन्स होते हैं। कभी कभी ये बोन्स क्या करते हैं, इसकी बोन्स क्या होते हैं, मतलब बोन्स जो होता है उसके अंदर टर्मिनेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, टर्मिनेट ऐसे बोन्स ऐसे टर्मिनेटिंग होती है। तो बोन्स में टर्मिनेटिंग जो होती है उसकी साइज़ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, साइज़ बढ़ जाती है। तो जब साइज़ बढ़ जाती है तो क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा सांस लेने में कभी दिक्कत होती है, सर में बहुत दर्द होने लगता है, सर में बहुत दर्द हो रहता है हमेशा। तो डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई है, यानी साइनस की प्रॉब्लम है, नाक की हड्डी बढ़ गई है। तो उसको क्या करते हैं, वो दवा देंगे, और दवा देने से अगर वो सही हो गया तो ठीक है, वरना ऑपरेशन करके उसको निकालना भी पड़ता है। तो यही नाक की हड्डी बढ़ जाने को डॉक्टर क्या, नाक की जो साइनस बोन्स है वही बोन्स क्या होते हैं उसमें, मतलब बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाती है उनकी साइज में, और क्या बोलते हैं डॉक्टर, नाक की हड्डी बढ़ गई है। ठीक है, ये आपका हो गया नजल कैविटी। फिर यहाँ पे नजल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट होता है। ऑल्फैक्टरी बल्ब, इसका क्या काम है ऑल्फैक्टरी बल्ब का, जो हम स्मेल किसी चीज़ को सूंघते हैं तो क्या करता है, सूंघते तो हमें पता चलती है हाँ ये कौन सी स्मेल है, ये गुलाब का फूल है तो गुलाब के फूल की स्मेल हमें समझ में आती है, सब्जी बन रही है तो कौन सी सब्जी बन रही है उसकी स्मेल हमें समझ में आती है। तो ये सब किसके थ्रू प्रेजेंट होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब के थ्रू ही हम क्या करते हैं, सूंघने की क्षमता हमारे पास होती है, किसी को सूंघ के पहचान लेते हैं कि कौन सा चीज़ क्या है, ये कौन सा फ्लावर्स है, कौन सी सब्जी बन रही है, दाल बन रही है, चावल बन रही है, XYZ जो भी कुछ का स्मेल है वो सब क्या आते हैं, सुगंध किसके, ऑल्फैक्टरी बल्ब के थ्रू ही हम सुगंध लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका नजल कैविटी। नजल कैविटी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नजल कैविटी के बाद किसके में आते हैं, तो फेरिंग्स, ये जो आपका था ग्रसनी बोलते हैं। फेरिंग्स में भी देख लेंगे क्या होता है, क्या होता है फेरिंग्स। ठीक है, जिसको ग्रसनी बोलते हैं। फेरिंग्स का काम कैसे होता है, माउथ के थ्रू, यानी माउथ में फूड लेते हैं, माउथ से सांस भी हम कभी कभी लेते हैं, इससे भी हवा पास करते हैं, इससे और क्या पानी यानी लिक्विड, कुछ भी लिक्विड लेना रहता है वो भी हम अपने फेरिंग्स के थ्रू यानी माउथ के थ्रू ही लेते हैं। तो क्या है, कॉमन पाथवे है हवा को पास कराने का, लिक्विड को पास कराने का, और किसको, फूड को पास कराने का सबसे कॉमन पाथवे है। ठीक है, ये फेरिंग्स में जाता है। और फिर यहाँ पे जब फेरिंग्स होते हुए ये आएगा, फूड, एयर या फिर लिक्विड, यहाँ फेरिंग्स होते हुए आएगा, और यहाँ से नजल कैविटीज होते हुए सिर्फ हवा आएगा, दोनों आएगा। तो यहाँ पे बीच में क्या होता है, एक चौराहा होता है। चौराहा का मतलब हम ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, चौराहा क्या होता है, चौराहा जब बीच में होता है सबसे गोल चक्कर टाइप का, वहाँ से सारे रास्ते मिले हुए होते हैं, कोई भी रास्ता इधर से आया लोग कट के अपना दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, इधर से जा रहे हैं बीच में चौराहा है, जिधर टर्न करना है उधर टर्न करके चले जाते हैं। तो सेम यही भी प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। ये आपका क्या होता है, ओरल कैविटी, ये आपका नजल कैविटी, यहाँ से एंटर करेगा, ये आपका क्या है, ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के ठीक पीछे ही क्या होता है, ओइसोफेगस होता है। ओइसोफेगस हमने बताया था, इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम में वो हेल्प करते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, फूड को और लिक्विड को पास किया जाता है। ठीक है, तो वो ओइसोफेगस ट्रैकिया के पीछे होते हैं। तो जैसे फूड, एयर जो भी कुछ आता है यहाँ पे चौराहे के बीच में आते हैं, जिसको फेरिंग्स बोलते हैं, इसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, समझ लो ग्लॉटिस, इस चौराहे को क्या बोलेंगे, ग्लॉटिस बोलेंगे। इसके ऊपर देखिए लगा है एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लॉटिस होता है इसके ऊपर एपिग्लॉटिस जो लगा हुआ है, ये लैरिंग्स क्या करता है, ढक करके रखता है। ठीक है, लैरिंग्स कैसे ढक के रखेगा, जैसे ही देखेगा कि फूड पास कर रहा है तो ये क्या करेगा, एपिग्लॉटिस लैरिंग्स को ऐसे ढक लेगा, और जैसे ही ये अपने रास्ते को क्लोज कर लिया तो फूड क्या करेगा, समझ जाएगा कि यानी इस वाले रास्ते से हमें एंटर नहीं करना है, हमें सेकेंड वाले रास्ते से एंटर करना है। तो फूड आपका क्या होगा, ओइसोफेगस होते हुए हमारे स्टमक में पहुँच जाएगा।
और जब हवा पास करता है, ठीक है, जब हवा को पास कराना रहता है तो क्या करता है, एपिग्लोटिस क्या करता है, अपने ग्लोटिस से हटा लेता है और फिर हवा क्या होती है, पास हो जाती है आराम से, ठीक है। इसके थ्रू हवा हमारा ट्रैकिया में पहुंचने का काम करता है, फेरिंग्स के थ्रू, सॉरी एपिग्लोटिस के थ्रू ही। तो फेरिंग्स का क्या काम है, इसके इसलिए कभी कभी क्या होता है, लोग बोलते हैं हवा से सांस, मुँह से सांस नहीं लेना चाहिए। माउथ से क्यों नहीं सांस लेना चाहिए, क्योंकि माउथ से अगर हम सांस लेते हैं तो हवा तो पास इसके भी थ्रू कर रही है, लेकिन वो क्या होता है, हवा में जो धूल कण प्रेजेंट है उसको फिल्टर नहीं कर पा रहा है, मॉइस्चर नहीं कर पा रहा, मॉइस्चरिंग उसको नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो क्या करता है, जो अशुद्ध हवा भी है वो भी हमारे फेफड़े के अंदर चली जाती है और कभी कभी बीमारियां उससे पैदा हो जाती है। और नोज से सांस लेते हैं तो उससे क्या होती है कि जो उसको फिल्टर करता है, हमारी जो नाक में हेयर्स होती है वो उसको फिल्टर कर देता है, वार्म्स करता है, मॉइस्चर देता है, जिससे वो शुद्ध होती है, फिर हमारे फेफड़े में पहुंच जाती हैं। और एक चीज़ और देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खाना खाते समय बात करते हैं, लोग कहते हैं ना खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, जब हम लोग खाना खाते समय बात करते हैं तो हमें हिचकियाँ आने लगती हैं, कभी कभी खाना खाते समय हिचकियाँ क्यों आती है, क्योंकि जब बात करेंगे तो जब हम बात करते हैं तो हमारा जो एपिग्लोटिस है ओपन हो जाता है गलती से, और फूड जो एयर पाइप है उसमें, एयर पाइप में हवा की जगह कभी कभी जो फूड के कण होते हैं वो भी क्या एंटर कर जाते हैं, ये फूड के कण इसोफेगस से अंदर जाते हैं, वो इसोफेगस में ना एंटर करके कभी कभी हमारे हवा वाले जो नली होती है उसमें, जो यानी ट्रैकिया होती है उसमें एंटर कर जाती हैं, और ट्रैकिया में जैसे ही एंटर करती हैं तो वहाँ से हमें क्या होता है, हिचकियाँ आने लगती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं और जैसे ही पानी पीते तो क्या होता है, आराम से उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है और वो आराम से मतलब अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का नजल कैविटी कंप्लीट हो गया, फेरिंग्स भी हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स। जिसको कंठ नली बोलते हैं, लैरिंग्स क्या होता है, कंठ नली होता है, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स। क्यों बोलते हैं लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स, क्योंकि यहीं से जो हम आवाज़ बोल रहे हैं, जो हमारी आवाज़ उत्पन्न हो रही है, इसी लैरिंग्स के थ्रू ही ओपन हो रही है, ठीक है, लैरिंग्स के थ्रू ही क्या रही है, हमारी आवाज़ बाहर निकल रही है। और ये एपिग्लोटिस है, ये लैरिंग्स को क्या करता है, ढक करके रखता है और स्वेलिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये जो लैरिंग्स होता है इसमें वोकल कार्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वर रज्जु। लैरिंग्स में क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, वोकल कार्ड यानी स्वर रज्जु, हिंदी में बोलते हैं स्वर रज्जु। ये वोकल कार्ड क्या करते हैं, इसके इसी से होते हुए एयर पास करता है हमारे ट्रैकिया में, ठीक है। आज जैसे ये वोकल कार्ड से होते, लैरिंग्स में वोकल कार्ड से होते हवा पास करता है, तो इसमें वोकल कार्ड की क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, वोकल कार्ड में कहती है वाइब्रेशन होती है, यानी कंपन करती है, और जब कंपन करती है तो इससे कुछ वॉइस निकलती है, आवाज़ निकलती है, और जब कंपन से यहाँ से आवाज़ निकलेगी फिर हमारा टंग क्या करेगा, हेल्प करेगा उसको बोलने में, मूवमेंट कराने में, जिससे हम बोल पाते हैं। और इसमें और भी किसका रोल होता है, ब्रेन का हमारा, यानी क्या बोलना है ये हमारा ब्रेन डिसाइड करता है। फिर यहाँ से हमारी लैरिंग से कंपन होती है, बाहर निकलती है आवाज़, और फिर हमारा टंग क्या करता है, ये हेल्प करता है उस लैंग्वेज को बोलने में, तो इसके थ्रू क्या करते हैं, हम बोल पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, यूआरटी यानी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो 3 पार्ट थे हम लोगों ने कवर कर लिया इस वीडियो में, नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स, ये तीनों हम लोगों ने इस वीडियो में मतलब कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या था, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और डायफ्राम, ये चारों हम लोग इस वाले लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कंप्लीट करेंगे। ये ट्रैकिया क्या होता है, हिंदी में जिसको बोलते हैं श्वास नली, यानी श्वास नली का मतलब कि सांस की नली, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। इस ट्रैकिया के थ्रू ही क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं और हवा हमारे लंग्स तक पहुंचता है, यानी हमारे फेफड़ों तक हवा पहुंचता है इस ट्रैकिया के थ्रू ही। अभी जो देखिए ट्रैकिया है, ट्रैकिया पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक रिंग पर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग। इस कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है, ये रिंग कैसा होता है, सी शेप्ड का होता है, ऐसे सी शेप का होता है, पूरा क्लोज नहीं तो सी शेप में होता है, ठीक है। और ये किसका बना होता है, तो हाईलाइन कार्टिलेनेज का बना होता है, हाईलाइन कार्टिलेनेज का बना होता है। और इसका क्या काम है कि हवा जब पास करता है तो उसको कंट्रोल कर रखने का काम करता है, कि हवा बहुत तेज़ी से, हवा के प्रेशर बहुत तेज़ी से ना हो और बहुत स्लो मोशन में ना हो, उसके प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम
इस ट्रैकिया का क्या होता है, ठीक है। अब ये ट्रैकिया जब आगे जाती है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये देखिए ट्रैकिया जो है आगे गई और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। फर्स्ट पार्ट आपका जो किधर गया, ये लंग्स में गया जिसको राइट लंग्स बोलते हैं, और सेकंड किधर डिवाइड हो गया, ये लेफ्ट लंग में। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यानी ये फर्स्ट पार्ट में डिवाइड हो गया। इसके ये डिवीजन जो ट्रैकिया का डिवीजन होता है 3 पार्ट में कंप्लीट होता है, ठीक है। ट्रैकिया का डिवीजन कितने पार्ट में कंप्लीट होता है, 3 पार्ट में। फर्स्ट डिवीजन क्या होता है, जो फर्स्ट जहाँ पे डिवाइड करता है उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। जैसे देखिए ये हमारा ट्रैकिया 2 पार्ट में ऐसे मुड़ गया और फिर यहाँ पे आके हमारा ट्रैकिया क्या हुआ, इधर डिवाइड हो गया, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो जब जहाँ ट्रैकिया हमारा डिवाइड हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलते हैं। यहाँ से डिवाइड है इसको ब्रोंकाई बोलेंगे। अब देखिए ये फर्स्ट डिवीजन हो गया, अब आगे चल के हमारा ट्रैकिया हो गया सेकेंड पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाके आगे गए, यहाँ पे फिर से डिवाइड हो गया, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गया। यानी ये जो सेकेंड डिवीजन है ट्रैकिया का, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। सेकेंड डिवीजन को क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद से फिर आगे हमारा ट्रैकिया जाएगा और लास्ट यानी थर्ड स्टेप का डिवीजन करेगा। जो थर्ड डिवीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्वोलाई बोलते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पे हमारा ट्रैकिया क्या हुआ, यहाँ पे डिवीजन हो गया, ठीक है। इसका डिवीजन हो गया यहाँ पे, ये कैसा हो गया, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्वोलाई। एल्वोलाई कैसा होता है हमारा, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, अंगूर के गुच्छे जिस तरह से होते हैं वैसे ही हमारा अल्वोलाई होता है, अंगूर के गुच्छे के समान होता है, ठीक है। इसी के थ्रू, इस एल्वोलाई के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन एंटर करता है और ऑक्सीजन बाहर जाता है। ये ब्लड का क्या करता है, प्यूरिफाई करने का काम करता है। ये एल्वोलाई क्या करता है, हिंदी में क्या बोलते हैं एल्वोलाई को, वायु कोष्ठिका। एल्वोलाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठिका। ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, गैस का आदान प्रदान करता है, ठीक है। ब्लड का शुद्धिकरण करता है और गैस का आदान प्रदान करता है। कि गैस किस तरह से, वैसे इस एल्वोलाई में क्या हुआ आपका, यहाँ पे सारे, यहाँ से हवा आते हुए यहाँ एल्वोलाई तक पहुँचे, ठीक है। अब यहाँ एल्वोलाई से क्या होगा, जो ब्लड हो गया, यहाँ से ब्लड होता है इसमें, और ब्लड क्या करेंगे इस एल्वोलाई से, इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन को ले लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को ले लेंगे, फिर बॉडी के सभी सेल्स यानी कोशिका, जितनी भी बॉडी में कोशिका हैं, वहाँ तक क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पहुँचा दिया जाता है। अब वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच गया, फिर उसके बाद से वहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा, ग्लूकोज में तोड़ा जाएगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहीं पे सब कुछ, सारा प्रोसेस यहीं पे होगा, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स बनेगा, सेल्स कोशिका के अंदर वाटर बनेंगे, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। होने के बाद कोशिका में जब सारा प्रोडक्शन हो जाएगा तो जो क्या होगा, हमारा ब्लड होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके फिर यहाँ पे एल्वोलाई के पास ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। जितने भी गैस हम लोग हवा के थ्रू, जितने भी गैस को हम लोग लिए थे, एंटर किए थे, वो सारे गैस आके कहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, इस एल्वोलाई में आके इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या होगा, इसी एल्वोलाई के थ्रू फिर क्या होगा, हमारा जो हमारा हवा है, जो गैस है, वो एल्वोलाई से कहाँ जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, फिर ब्रोंक्यूल से होते हुए कहाँ जाएगा, ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई से होते हुए ट्रैकिया में जाएगा, फिर ट्रैकिया में कहाँ जाएगा, नेजल कैविटीज होते हुए नोज से बाहर निकाल जाएगा, ठीक है। ये आपका एल्वोलाई का काम यही होता है। ये आपका समझ में आ गया। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया की विंड पाइप है, यानी एक श्वास नली है जिसपे क्या होता है, रिंग प्रेजेंट होता है, हाइलाइन कार्टिलेजिनस रिंग बोलते हैं। ये रिंग सी शेप्ड का होता है और ये हवा के प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अब ये ट्रैकिया आगे जाके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट पार्ट जब जहाँ डिवाइड होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर आगे चल के जहाँ सेकेंड डिवीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल्स बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद से जब थर्ड डिवीजन जहाँ पे होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं वायु कोष्ठिका, ठीक है। वायु कोष्ठिका, एल्वोलाई का क्या काम है, वायु कोष्ठिका का क्या काम होता है, ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, यानी रक्त का शुद्धिकरण करता है, ठीक है। और इसी में से गैस का आदान प्रदान होता है, यानी जो हवा में जितने भी गैस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन क्या करता है, ले लेता है और फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसी में एब्जॉर्ब करके फिर दोबारा से भेज देता, सारे गैस को यहाँ से फिर भेज देता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे लंग्स। अब सारे ये जो आपका ट्रैकिया में ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, एल्वोलाई किस में प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट होते, 2 पेयर्स में होते, मतलब एक पेयर्स में होते हैं, 2 होते हैं, एक राइट लंग्स और एक सेकेंड लेफ्ट लंग्स, यानी दाहिना फेफड़ा और बायां फेफड़ा 2 पार्ट में डिवाइड है, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। जो हमारा दायां फेफड़ा होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब इसको हम बताएंगे 3 पार्ट में कैसे डिवाइड होता है। तो दायां फेफड़ा हो गया और बायां फेफड़ा हो गया।
ये हमारा जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा की साइज़ कितनी होती है, फेफड़ा का वेट कितना होता है, तो फेफड़े का वेट 1.5 से 1.7 kg, यानी 1.5 किलो से लेके 1.7 किलो तक हमारा लंग्स का फेफड़ा का साइज होता है। और इसका कलर कैसा होता है, जो फेफड़ा होता है उसका कलर कैसा होता है, तो उसका कलर होता है पिंक, यानी गुलाबी कलर का उसका कलर होता है। लेकिन जब हमारे फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, पूरी तरह से इन्फेक्ट हो जाता है, तो उसका कलर किस में चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर में या फिर ब्लैक कलर में। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा अल्कोहल बहुत अधिक मात्रा में लेंगे, तो ये हमारे अल्कोहल और जो स्मोकिंग हो गई वो क्या करते हैं, हमारे फेफड़े को पूरी तरह से इन्फेक्ट कर देती है, ख़राब कर देती है। इस कंडीशन में हमारे फेफड़े का कलर कैसा होता है, पिंक कलर से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है या फिर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो लंग्स होता है, लंग्स को हम लोग फेफड़ा बोलते हैं, लेकिन वो क्या है, डॉक्टरी लैंग्वेज में क्या होता है, उसको पल्मो भी बोलते हैं। ठीक है, पल्मो बोलते हैं। जैसे हमने बताया था हार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। हार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। वैसे लंग्स को क्या बोलते हैं, पल्मो बोलते हैं। इसीलिए जो लोग हार्ट का स्टडी करते हैं, जो लोग जो लोग लंग्स पे अध्ययन करते हैं, लंग्स की पढ़ाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पल्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोलॉजी। जो लोग हर लंग्स का कहते हैं स्टडी करते हैं। और जो लंग्स के डॉक्टर होते हैं, जो फेफड़े के डॉक्टर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो पल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, फेफड़े के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, पल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब देखिए ये हमारा लंग्स हो गया, ये राइट लंग्स है, ये हमारा लेफ्ट लंग्स है। ये जो राइट लंग्स है या फिर जो लेफ्ट लंग्स है, ये दो इसमें मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन होता है, जिसमें 2 मेम्ब्रेन होता है। इस वाले को क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, या फिर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यानी 2 मेम्ब्रेन से हमारा लंग्स क्या होता है, घिरा होता है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन को और किस नाम से जानते हैं, पैराइटल फ्लूरा। पैराइटल फ्लूरा का मतलब क्या होता है कि फुफ्फुस बोलते हैं। तो पैराइटल फ्लूरा और इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, विसरल फ्लूरा। पैराइटल फ्लूरा और विसरल फ्लूरा। ये जो आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं, इन दोनों के बीच देखिए यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, ये स्पेस है। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच स्पेस होता है। उस स्पेस को क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, यानी फुफ्फुस क्या बोलते हैं, फुफ्फुस द्रव्य। इसको फुफ्फुस द्रव्य बोलते हैं, जिसमें फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, दोनों के बीच क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। अब देखिए, अब ये लंग्स का क्या काम है, सांस लेने में हमारे मदद करता है लंग्स है। और सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है, हमारा डायफ्राम। यहाँ पे डायफ्राम प्रेजेंट है। देखिए ये हमारा डायफ्राम है, और ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यही करता है। समझ लीजिए सांस लेने में 70% रोल हमारा कौन करता है, डायफ्राम के थ्रू होता है। डायफ्राम क्या करता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो डायफ्राम क्या करता है, ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाता है। देखिए सांस ले रहे हैं तो ऊपर की तरफ उठ रहा है, जिससे क्या था, हम सांस आसानी से ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा डायफ्राम होता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ हो जाता है, जिससे हम आराम से सांस ले लेते हैं। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की तरफ प्रेशर करता है। ये ऊपर की तरफ उठता है, जिससे हम सांस को क्या करते हैं, बाहर की तरफ आसानी से छोड़ लेते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोले कि डायफ्राम जो होता है सांस लेने में 70% रोल क्या करता है, मतलब रोल करता है, मदद करता है हमारा। ठीक है, अभी देखिए जो ये हमारा लंग्स है, लंग्स का जो आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच क्या पाया जाता है, हमने बताया था प्लूरल फ्लूइड, एक फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, यही फ्लूइड क्या होता है, ये क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये जो लंग्स के बीच जो घर्षण है, लंग्स के बीच जो मतलब घर्षण होता है, उसको कम करने के लिए फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल ये हमेशा प्रेजेंट होता है फ्लूइड, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये फ्लूइड की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जिससे डॉक्टर क्या बोलता है कि आपके फेफड़े में पानी भर गया है, यानी फेफड़े में पानी भरने का मतलब प्लूरल इफ्यूजन्स हो गया है। ठीक है, वहाँ पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होनी होती है। जब यहाँ पानी की मात्रा अधिक होगी, ठीक है, यहाँ फ्लूइड की मात्रा अधिक होगी, हमारे लंग्स का साइज क्या है, वॉल्यूम क्या, ये फिक्स है, वॉल्यूम तो इसका फिक्स है, कभी घटता बढ़ता नहीं, इसका नॉर्मल वॉल्यूम है। लेकिन जब फ्लूइड बढ़ेगा तो हमारे क्या करेगा, लंग्स को क्या करेगा, कंप्रेस करने का काम करेगा, कोशिश करेगा बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दे, दबाने का काम करता है। लंग्स को जब दबाएगा तो उसी कंडीशन में क्या करेंगे, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, हमें सांस फूलने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हमें तुरंत डॉक्टर से वो सलाह लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर क्या करेगा, नीडल के थ्रू क्या करेगा, इंजेक्शन के थ्रू वो पानी जो फ्लूइड भरा होता है उसको निकालने की कोशिश करता है, निकाल देता है। नहीं निकालता फिर और भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में होता है, उस थ्रू से पानी को निकाला जाता है।
अगर पानी को नहीं निकाला गया तो इंसान को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होगी और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, डेथ भी हो सकती है। ये फ्लूइड क्यों बढ़ता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें चेस्ट पे चोट लग जाती है। ठीक है, चोट लगने की वजह से हमारे चेस्ट पे क्या होती है, चोट लग जाती है, या फिर बैक्टीरियल कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं। कभी कभी गाड़ी चलाते समय हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा जो डायफ्राम है या फिर ये है बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, चोट लग जाती है। चोट लगने की वजह से क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन होती है इस पर चोट लग जाती है। चोट लगने से उसमें थोड़े थोड़े पस आने लगते हैं, फ्लूइड्स जमा होने लगते हैं, और ये धीरे धीरे करते करते फ्लूइड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। और जब अधिक होती है तो सांस लेने में हमें दिक्कत होने लगती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो ये हो गया फ्लूइड। अभी देखिए, हमने आपको बताया था अल्वलाई, वायु कोष्ठिका। ये जो वायु कोष्ठिका होती है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, खून की शुद्धिकरण होती है, इसमें भी क्या होता है, आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस अल्वलाई में भी क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। कोविड-19 के समय या फिर जो इंसान को निमोनिया कभी कभी हो जाता है, या फिर जो कोविड-19 था उस टाइम क्या हो रहा था, इस अल्वलाई के अंदर क्या होता था, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड का यहाँ पे इकट्ठा हो जाता था, तो जिससे हमें सांस लेने में, जिससे क्या होता है, गैस का आदान प्रदान आसानी से नहीं हो पाता था। अब यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, हमें गैस आराम से बाहर के अंदर की तरफ नहीं जा पाएगा, उसका आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होता था, इंसान को सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी, ऑक्सीजन की लेवल घट जाती थी उस कंडीशन में। ठीक है, तो अल्वलाई के अंदर फ्लूइड बढ़ जाने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी और ऑक्सीजन का लेवल घटने लगता था। ये आपका अल्वलाई का काम हो गया। ठीक है, अब प्लूरल ये भी समझ में आएगा, पूरे अच्छे तरह से कंप्लीट हो गया। हमने बताया था आपका कि जो राइट लंग होता है इसमें 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। ये हमारा जो लेफ्ट लंग है ये थोड़ा छोटा होता है, इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट लंग हमारा क्या होता है, जो बायां वाला फेफड़ा होता है वो थोड़ा छोटा होता है। क्यों? क्योंकि बाएं वाले फेफड़े के साइड में क्या होता है, हमने बताया था हमारा हार्ट यानी हमारा हृदय यहीं पे प्रेजेंट होता है, इसके वजह से क्या होता है, ये थोड़ा दब जाता है, इसकी वजह से ये क्या होता है, छोटा हो जाता है। अब चलिए हम बताते हैं कि जो फीटल लंग्स होते हैं, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, पैदा जो बच्चे होते हैं, वो जैसे मतलब उनके अंदर कैसे होता है, वो क्या होता है, उनके जो लंग्स होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, यानी उनका लंग्स पेट के अंदर रहते हैं तो उनका लंग्स काम नहीं करता है। ठीक है, यानी वो इंट्रा यूटेराइन क्या होता है, लाइफ जीते हैं, यानी क्या तो गर्भ के अंदर, उनका गर्भ के अंदर किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज है, जो प्लेसेंटा होता है, मदर की जो प्लेसेंटा होती है उसके थ्रू उनके लंग्स में गैस का और आदान और प्रदान होता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं पेट से और प्लेसेंटा को कट करके निकाल दिया जाता है तो फिर बच्चे क्या होते हैं, लगते हैं बहुत तेज़ी से रोने। क्यों रोने लगते हैं? क्योंकि वो इसलिए रोते हैं कि जब वो रोते हैं तो उनको वो अपने लंग्स को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, यानी एक्सपेंड करते हैं, लंग्स को अपने फैलाते हैं, जिससे वो रोते हैं तो लंग्स उनका फैलता है और फिर गैस का आराम से आदान प्रदान होने लगता है। कभी कभी जब बच्चे पैदा होते हैं तो रोते नहीं, इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, उनको मारते हैं, इधर उधर उलट पलट के झटकारते हैं बहुत ज़्यादा, ताकि वो क्या करे, बच्चा रोए, और जब बच्चा रोएगा तो उनका लंग्स क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा और उसमें आराम से फिर गैस का आदान प्रदान होने लगेगा।